हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं विनय यादव आप सभी मेरे प्यारे भाइयों एवं छोटी बहनों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube परिवार कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कैरियर एकेडमी कुंडा जो कि आपकी फैमिली ने यहाँ पर एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको फिजिक्स कवर कर रहे थे और उस कवर करते हुए आज फिजिक्स में हम लोग पहुंचे हैं प्रकाश चैप्टर के परावर्तन टॉपिक के PYQs पर। सर PYQ तो पिछली क्लास में हो गए। हाँ, पिछली क्लास में PYQ जरूर हुए थे, लेकिन उस क्लास में हम लोगों ने MCQ क्वेश्चन नहीं किया। तो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, जिसमें हम आप सभी को इस चैप्टर के पिछले 5 सालों तक के लगभग सारे PYQ करवाने वाले हैं। चलिए तो आज इस प्यारी सी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत जोरदार तरीके से, और मैं आशा करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। और इसी विश्वास के साथ मैं एक विश्वास आपको और दिलाता हूं कि अगर आप मेरे द्वारा, अगर आप यहाँ पर उपस्थित जितने भी टीचर हैं, उनके प्रेजेंट किए जितने भी टीचर हैं यहाँ पे, अगर उनकी बातें मानते हैं तो आप मेरा विश्वास मानिए, आप जरूर अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ % हासिल करेंगे। लेकिन उसके लिए आप जो चीजें कर रहे हैं, जो हम लोग बता रहे हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो चीजें अच्छी हैं उनको आप एड ऑन करिए, और जो हम लोग यहां से बताते हैं टीचर लोग आपको, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो आज इस प्यारी सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगेन आप सभी बच्चों का मैं फिर से स्वागत करता हूं परावर्तन चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न में, PYQ सीरीज में, जो कि एक प्रकार का हेड शॉट होने वाला है। हेड शॉट का मतलब क्या होता है? ऐसा शॉट दो कि जो बच्चों का क्वेश्चन ना उनके एकदम भेजे में घुस जाए, कोई क्वेश्चन बचे ही ना, ऐसा पढ़ाओ उन बच्चों को। चलिए तो आज इस प्यारी सी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहां पर सबसे पहला हमारे पास प्रश्न आता है, सबसे पहला प्रश्न आता है। अच्छा एक बात और, जब भी आप यहां पे चीजों को स्टार्ट करेंगे, मतलब MCQ जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में करेंगे, तो आपको अगर ये पता है कि ये ऑप्शन सही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी की 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं। क्यों सर? रीजन है भैया, इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि कई बार हम लोग ना क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और हम जल्दबाजी में टिक कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी MCQ करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, तो अगर आपको ये पता है कि ये मतलब क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो क्यों गलत है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली अभी यहाँ पे। खैर स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास आता है, बिल्कुल कह रहा है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कहां पे? कह रहा है कांच की अपेक्षा निर्वात में कम होती है। गलत जवाब। क्यों गलत जवाब? क्योंकि कांच की अपेक्षा निर्वात में कम होती है। गलत जवाब। क्यों? क्योंकि कांच एक प्रकार का सघन माध्यम है और निर्वात विरल माध्यम है। अब जब प्रकाश किरणें हमारे पास सघन से कहां जाएंगी? विरल में जाएंगी। सघन से कहां जाएंगी? विरल में जाती है। तो आपको पता है ना कि यहां पे प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और यहां पर प्रकाश की चाल कम होती है, और इसका अपोजिट लिखा, इसका मतलब ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी भी माध्यम में एक समान होती है, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है और इसीलिए तो अपवर्तन होता है। जो आप अपवर्तन पढ़ते हैं वो प्रकाश की चाल की वजह से ही होता है। ठीक है, फिर क्या निर्वात में सबसे अधिक होती है, ये तो मैं मान सकता हूं। फिर कह रहा है 2 गुणे 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। गलत जवाब। 3 गुणे होता तब भी चलो ठीक था। हालांकि इसका सही जवाब क्या होगा हमारे पास? सी वाला ऑप्शन हमारे पास सही होगा, और सी ऑप्शन हमारे पास क्या है? निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बड़ा प्यारा सा है, कह रहा है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। मैंने अपनी जो लेक्चर लिया था क्लास का, उसमें मैंने आपको समझाया था कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर भी मैं आपको चाहिए तो आपको समझा देते हैं। ये हमारे पास तरंग हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जब आप ऐसे तरंग बनाते हो तो इसमें एक होता है सुरंग और एक क्या होता है हमारे पास? गर्त। तो जो हमारे पास ऊपर बनता है इसको हम लोग सुरंग बोलते हैं, और जो इसमें हमारे पास नीचे बनता है इसको हम लोग गर्त बोलते हैं। तो 2 क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, और 2 क्रमागत गर्तों के बीच की भी दूरी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, चाहे सुरंग हो चाहे गर्त हो। और आपको पता होना चाहिए लगभग कितना होता है। ये ऑप्शन में होता है हमारे पास 3900 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम। कई जगहों पे लिखा होता है भैया लोग ये 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में दिया जाएगा, या तो ये दिया जाएगा या तो ये दिया जाएगा, और जो दिया जाएगा वो हो जाएगा। कह रहा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, बाकी 3000, 3500, 5000 दिया है। ये सारे ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ये तो याद करने वाला टॉपिक है ना।
तो ये आपको याद होना चाहिए कि दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश ही बोल दे, दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है, कह रहा है प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है वो किसके लिए सत्य होता है, मतलब कि किस दर्पण के लिए सत्य होता है। तो कह रहा है केवल अवतल दर्पण के लिए होता है। ना बाबू ना, प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वो सभी दर्पणों के लिए सिद्ध होता है, चाहे अवतल हो, चाहे समतल हो और चाहे गोली हो, कोई सा भी हो, अवतल, समतल, उत्तल। तो कह रहा है केवल अवतल दर्पण के लिए, गलत जवाब। कह रहा है केवल उत्तल दर्पण के लिए, गलत जवाब। केवल समतल दर्पण के लिए, गलत जवाब। सभी परावर्तक सतहों के लिए, ये सही जवाब है। तो मतलब मैंने तो दर्पण का नाम लिया कि हर प्रकार के दर्पण में होता है, लेकिन याद रखना चाहे कहीं से भी परावर्तन हो रहा हो, चाहे यहाँ पे दीवार से परावर्तन हो रहा है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर मुझे देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी स्क्रीन से आपके ऊपर परावर्तन हो रहा है। तो जहां पर भी परावर्तन होगा वहां पर परावर्तन का नियम लगेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी के तीनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। ऑप्शन देखो सही है कि अवतल दर्पण के लिए यस होता है, उत्तल दर्पण के लिए होता है, समतल के लिए होता है, लेकिन सब के लिए होता है ना। तो अगर ये वाला टिक कर दोगे तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। खैर आगे आते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हो, कोई दर्पण है हमारे पास और उससे बहुत दूर, चाहे मैं कहां भी रहूं, चाहे पास में रहूं, चाहे दूर रहूं, चाहे कम दूरी पर, चाहे ज्यादा दूरी पर, कह रहा है किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, सदैव सीधा बनता है। तो कह रहा है वो दर्पण है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास तीन प्रकार के दर्पण, एक अवतल, एक उत्तल और एक समतल। देखिए सबसे पहले कह रहा है केवल समतल, तो याद रखना समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हमेशा सीधा प्रतीत होता है। यस, तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास सही हो सकता है। चलो मैंने इसमें टिक मारा, ठीक है, लेकिन टिक नहीं मारेंगे क्योंकि हमें तो एक ही चुनना है। कह रहा है केवल अवतल, नहीं अवतल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत हो जाएगा। कह रहा है केवल उत्तल, नहीं, समतल भी होता है और उत्तल भी होता है। जरा डी ऑप्शन पर ध्यान देते हैं, तो कह रहा है या तो समतल या उत्तल। जी भैया जी, ये ऑप्शन सही होगा, बाकी के यहाँ पे जो ऑप्शन वो क्या हो जाएंगे, गलत, क्योंकि आपको पता होगा समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर व सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा और आभासी बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में बड़ा छोटा बन ही जाता है। तो इसलिए दोनों होगा, समतल भी होगा और उत्तल भी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। और 2025 और 19 दोनों साल आ चुका है, सोचो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, बढ़िया बढ़िया। अगला प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, वस्तु रखी गई है, मतलब यू का मान है। तो कह रहा है कि मतलब तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, दिमाग लगाते हैं। कह रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने, अच्छा ये देखो मिल गया दिमाग। कह रहा है समतल दर्पण, कैसा दर्पण है भैया हमारे पास, समतल दर्पण है। तो कह रहा है एक समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और आपको पता है समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। कहने का मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर मैंने एक दर्पण बनाया, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इस टाइप से, तो अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये कितनी सेंटीमीटर बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर मैंने दिया है, तो मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट यू, तो इसका भैया जो इमेज होगा ना वो इसके अंदर 10 ही सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, याद रखना। तो 10 सेंटीमीटर पर वस्तु तो 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब, 50 सेंटीमीटर पर वस्तु तो 50 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब। इसका मतलब कि उसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, 10, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए सी डी गलत, 2014 में क्वेश्चन आया था, है ना। सारे क्वेश्चन हमारी क्लास से आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है वक्रता त्रिज्या का मात्रक है। अब देखो ध्यान से, चाहे मैं अवतल दर्पण बना दूं, चाहे मैं उत्तल दर्पण बना दूं, तो इसको मैं ऐसे ऐसे पॉलिश कर दूंगा, इस पर मैं ऐसे ऐसे पॉलिश कर दूंगा, तो ये वाला दर्पण बनेगा अवतल और ये वाला दर्पण बनेगा उत्तल। ऐसे हम बनाते हैं एक लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष,
और इस मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सी, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पी, और यहाँ पर जो पॉइंट पी होता है और जो पॉइंट सी होता है इनके बीचों बीच में एक पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। और सी से हमारे पास जो ध्रुव होता है, पोल होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। इतना बात पता होगी, चाहे मैं उत्तल की बात कर लूं और चाहे मैं अवतल की बात कर लूं, दोनों में सेम चीजें होती हैं। तो कह रहा है मात्रक क्या होगा, तो त्रिज्या का मात्रक बोल रहा है ना, त्रिज्या का, किसका मात्रक, त्रिज्या का। और त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है, त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, सर लंबाई का मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है। देखो देखो देखो, कह रहा है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो ये तीनों तो सही होते हैं, तो सर तीनों में टिक लगेंगे, नहीं, डी वाला देखो ना क्या बोला है, उपयुक्त सभी, तो ये तीनों सही है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सी होगा। 2022 का प्रश्न है। सोचो ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते हैं हमारे पास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में, कह रहा कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाला पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। कह रहा है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा ओके 10 सेंटीमीटर है। जरा हमको ये बताइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमको 10 दिया हुआ है, तो हमको जरा आप ये बताइए कि क्या बताएं सर, कि उसकी फोकस दूरी अगर 10 है तो बोलो प्लस होगी या माइनस, सर माइनस होगी, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है, बाईं तरफ, तो बाईं तरफ प्लस होगी। तो कह रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वेरी इजी क्वेश्चन है, हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2। अब यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है, -10, तो हमने रख दिया -10 इज इक्वल टू R/2 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -20, किसमें दिया है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये भी किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो कह रहा है R बराबर 20 सेंटीमीटर। ओहो, मेरा तो माइनस में आ रहा है और यहाँ तो माइनस में ही नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। नहीं, ये जो माइनस और प्लस आ रहा है ना, वास्तव में किसी लंबाई या किसी दूरी के साथ, खासकर दूरी के साथ कोई माइनस वाइनस नहीं आता, बस वो ये बताता है कि वो कहाँ पे है मुख्य अक्ष के। अगर वो माइनस आ रहा है तो उसका मुख्य अक्ष के बाईं तरफ माइनस एक्स एक्सिस में, या नीचे भी हो सकता है, और अगर प्लस आएगा तो कहाँ आएगा, दाईं एक्सिस में, या तो ऊपर भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आ रहा है 20, तो हालांकि आपका आंसर कौन सी होगा, 20 वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे, ठीक है। 10 दूनी 20 आंसर। आगे अगला हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, F का मान दिया है, तो कह रहा है उसकी त्रिज्या क्या होगी। ये तो आप लगा सकते हैं, क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे F इज इक्वल टू R/2। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F इज इक्वल टू R/2। क्या दिया है, कह रहा है फोकस दूरी 20 है, तो यहाँ पे हमने रखा 20 इज इक्वल टू R/2, तो R इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। 40 कहाँ पे है, 10 गलत है, 20 गलत है, 40 सही है और 80 गलत। 2025 और 2020 में क्वेश्चन आया है। सोचिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं F इज इक्वल टू R/2 पर, इतना इजी क्वेश्चन है ना। तो इस बात को आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा बवंडर या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आते है ना। खैर ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अभी आगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने ऐड किया है, ऐसे क्वेश्चन जिनको आप अगर पढ़ते हैं तो एक बार सर चकरा जाए आपका। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें कंसेप्ट को सीखना है। जो चीजें हमें लेक्चर में छूट जाती हैं, जिनकी तैयारी हम लोग लेक्चर टाइम पे नहीं कर पाते, उनकी तैयारी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में करते हैं। याद रखिएगा, पीवाईक्यू लगाने से आप सभी के जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया होंगे, जो डाउट रहा होगा चैप्टर में वो भी आपका खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए पीवाईक्यू लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं कह रहा है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। इसको मैं नहीं बताऊंगा, ना ना ना, इसको मैं नहीं बताऊंगा। कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसमें R की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई। तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ले भैया, फोकस दूरी बता रहा है, मुझे लगता है नहीं बताना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग को करना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, पूरे 2.5 करोड़ रुपए का आपके लिए। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। भैया ये आपका क्या है, ये आपका है HW, होमवर्क है आपका बाबू, ये इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, हाँ ये ठीक है, कुछ अलग मिला आपकी। कह रहा है एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी ज्ञात करो। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे लैंग्वेज में दे दिया है 2024, अभी लास्ट के लास्ट ईयर आ चुका है, 2024 में आ चुका है, लेकिन सोचो कितनी लैंग्वेज, बट कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है हमारे पास एक गोली दर्पण, तो कोई सा भी गोली बना लीजिए आप लोग, हम इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक गोली दर्पण बना लिया ये, और आपको पता है ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, ओके सर, हम समझ रहे हैं आपकी बातों को। तो इसको हमने ऐसे बना करके हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष हो जाएगा। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, चलिए डिनोट करते हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग जनरली सी बोलते हैं, इसके बीचों बीच हमारे पास पॉइंट आता है एफ बोलते हैं, इस वाले पॉइंट पर हमारे पास जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव बोलते हैं। तो कह रहा है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है ये इसका ध्रुव हो गया, ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गया। तो कह रहा है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, मैंने कहा ओके। तो कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव से, मतलब कि दर्पण के ध्रुव मतलब यहां से फोकस दूरी ज्ञात करिए, मतलब यहां से यहां तक, मतलब एफ का मान ज्ञात करो। तो भैया हमें फोकस दूरी अगर निकालना है तो एफ इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, r/2 से। सर आपको कैसे पता, क्या आपको और पता है क्या, ए बाबू जरा ध्यान दो, ये इसका हमारे पास ध्रुव दिया है, इस परावर्तक का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ये वक्रता केंद्र, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को ही तो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अरे वैसे भी जब आप लोग सर्कल पढ़ते होंगे मैथ में तो आपको पता होगा कि ये इसका सेंटर है, ये इसकी परिधि है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो इसका परिधि का ही तो काम कर रहा है ये, हाँ, तो ये त्रिज्या, तो इसका मतलब r का मान कितना है, 20 है। तो f इज इक्वल टू 20 अपॉन का 2 मतलब 2, तो 2 20 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो 10 कहाँ पे लिखा है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। देखो कितना बढ़िया प्रश्न था एकदम इजी, लेकिन कैसा मतलब सेंटेंस कैसा घुमा के रखा है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अब अवतल दर्पण दिमाग में लगाओ, जैसे ही बोल रहा ना अवतल दर्पण, दिमाग में लगाओ अवतल दर्पण, अच्छा ठीक ठीक, ऐसे कह रहा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बना देना है। कह रहा बना तो बना कैसा, कह रहा आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तुरंत दिमाग में लगाइए, अवतल दर्पण है, आभासी बन रहा है, तो इसका मतलब कंडीशन नंबर 6 आएगी। और कंडीशन नंबर 6 का मतलब क्या होता है, जब हम लोग याद करो ऐसे हम लोग बनाते थे दर्पण, यहाँ पे ये हमने ऐसे ऐसे पॉलिश कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या होता था C, यहाँ पे क्या होता था अनंत, यहाँ पे क्या होता था F। तो कंडीशन नंबर पहली अनंत पे, अनंत व F के बीच 2, ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, और फिर कहाँ पे C पर, तो कंडीशन नंबर कौन सी 3, फिर कहाँ पे C व F के बीच में, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो कंडीशन नंबर कौन सी 4थी, और फिर यहाँ पर कंडीशन नंबर कौन सी 5वीं, और फिर यहाँ पर कंडीशन नंबर कौन 6वीं। और 6वीं में याद करिए यहाँ पर बनता था इमेज 6वीं कंडीशन का, तो वही तो कह रहा है। तो इसका मतलब 6वां मतलब कहाँ पे, इसका मतलब फोकस और कहाँ पे P के बीच में। चलिए देखते हैं, कह रहा है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में ना, गलत जवाब। कह रहा है वक्रता केंद्र पर ना, वक्रता केंद्र पर रखोगे तो उतना ही बराबर बनता है, ये तो गलत जवाब होगा। कह रहा है वक्रता केंद्र से परे ना, ना ना परे वरे नहीं जाना है। कह रहा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ये लो दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस, दर्पण का ध्रुव मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा, है ना। तो ऐसे करते हैं इसको हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा, वास्तविक भी बनाना है और बड़ा भी बनाना है। अब दिमाग लगा लो यार, वास्तविक कहाँ बनता है, अवतल में बनता है, उत्तल और समतल में तो आभासी ही बनता है ना। यस, तो कह रहा है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे दर्पण के किस स्थिति में रखना होगा। ओके, कंडीशन 5 बनती है, 5 स्थितियों में वास्तविक बनता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, इसने पहली बात तो दर्पण का नाम नहीं लिया, ठीक, कह रहा है किसी वस्तु का वास्तविक एवं किस दर्पण का, मतलब अवतल दर्पण तो यूज करेंगे,
अब कौन सा ऑप्शन सही है हमें यह ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है कि वक्रता केंद्र सी पर, तो वास्तविक बड़ा, तो वास्तविक तो बनता है यहां पे, बट बड़ा नहीं बनता, बराबर बनता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। फिर कह रहा है वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में, तो कैसा बनाना है, बड़ा बनाना है, तो हो सकता है ये सही हो, अभी चेक करूंगा। फिर क्या है, दर्पण के ध्रुव पर, ये तो असंभव है बाबू, असंभव, क्योंकि दर्पण का ध्रुव कहां होता है, दर्पण में होता है, और दर्पण में होता है तो तुम दर्पण के अंदर वस्तु को थोड़ी डाल सकते हो यार, तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है दर्पण के ध्रुव पी व फोकस बिंदु एफ के बीच, लो अब तीन हमारे पास सिचुएशन आ गई है। कह रहा है वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच, ठीक है। कह रहा है दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच, सही है। तो मैंने इन दोनों पे क्यों टिक लगाया, क्योंकि आप समझिए, आपको पता है यहां पर भी इमेज बड़ा बनेगा और यहां पर भी इमेज बड़ा बनेगा, इसका मतलब बड़ा प्रतिबिंब वाला कंडीशन तो फॉलो दोनों में हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज और बोल रहा है, वास्तविक कह रहा है, और आपको पता है ना ये हमारे पास कंडीशन नंबर 6 है, और अभी जस्ट मैं आपको पीछे बता करके आ रहा हूं कि 6वें कंडीशन का जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है भैया, वो बनता है हमारे पास आभासी बनता है। तो इसका मतलब हमें ये वाला नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, वो अवतल दर्पण है तो बना भी सकता है वास्तविक, ठीक है। तो कह रहा है वास्तविक बना रहा है, उल्टा बना रहा है और अत्यधिक छोटा बना रहा है। याद रखना, वास्तविक है, उल्टा है और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। तो कह रहा है वस्तु आपने कहां रखी है, फिर देखते हैं ऑप्शन क्या है। देखो ऐसे सवालों का जवाब ना आपको ऑप्शन सही करना है, अपने मन में नहीं कि ऐसा ऐसा होता है, नहीं, जो ऑप्शन दिया है, क्योंकि एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, और खासकर तो परावर्तन में, है ना, वास्तविक तो 5 कंडीशन मिलता है, तो जो ऑप्शन दिया जाएगा हमें वही टिक करना पड़ेगा। तो कह रहा है फोकस पर, तो जब फोकस पर आप रखते हो तो जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, यस वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, यस उल्टा बनता है, और कह रहा है और अत्यधिक छोटा बनता है। यहां गलत हो गए, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, तो ये ऑप्शन गलत क्योंकि बड़ा बनता है, ठीक है। कह रहा है ध्रुव और फोकस के बीच कंडीशन नंबर 6वीं, और यहां बोल रहा है वास्तविक, और इसका मतलब कंडीशन नंबर 6वीं है, इसका मतलब ये तो आभासी बनता है, पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है वक्रता केंद्र सी पर, अब वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा तो वास्तविक, बनेगा उल्टा, बनेगा वास्तविक, बनेगा उल्टा, लेकिन कह रहा है अत्यधिक छोटा। लेकिन आपको पता है वक्रता केंद्र पर रखने पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वस्तु के बराबर ही प्राप्त होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है अनंत पे, यस तो ये वाला सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अनंत पर जब वस्तु होती है तो मुख्य फोकस पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और जब मुख्य फोकस पर बनता है तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, मतलब बिंदु आकार का बनता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सोचो 2023 में लास्ट ईयर आया हुआ था। आगे चलते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर, तुरंत दिमाग लगाओ, वस्तु का आकार अवतल दर्पण, वस्तु का आकार समतल दर्पण भी तो होता है, चलिए ठीक है। तो कह रहा वस्तु के आकार के बराबर है, कह रहा वास्तविक, यही से क्वेश्चन हमारा अलग हो गया। अब कह रहा वास्तविक है, तो वास्तविक कहां प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। तो कह रहा उल्टा, उल्टा भाई वास्तविक है तो उल्टा ही होगा, तो इसका मतलब प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी, हाँ तो स्थिति वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। कह रहा है फोकस पर, तो अगर फोकस पर रखोगे तो कैसा मिलेगा, वास्तविक मिलेगा, उल्टा मिलेगा, वस्तु से बड़ा मिलेगा। तो कह रहा है आकार के बराबर, गलत जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र याद लीजिए, वक्रता केंद्र ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो, गलत, मतलब सही होगा, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, गलत। इतने फास्ट मैंने क्यों किया, क्योंकि ऐसे टाइप के प्रश्न अभी हम बहुत सारा करके आ रहे हैं, और सोचो 2025 2023 दो बार आ चुका है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं और कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है अवतल दर्पण के समतुल्य ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण के समतुल्य ध्रुव मतलब जो अवतल दर्पण है उसका ध्रुव, तो हमारे पास यहां पर भैया ये बन जाएगा अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर,
ठीक बात है। तो कह रहा है उसके ध्रुव, तो ध्रुव का मतलब पोल, मतलब ये वाला पॉइंट इसका पोल कहलाया। कह रहा ध्रुव और फोकस, ये वाला इसको मैंने बोल दिया फोकस, इसका बोल दिया सेंटर। तो फोकस व पोल के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यहां पे हमने वस्तु को रखा है, कंडीशन नंबर 6वीं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहली बात तो सीधा बनता है, यहां पर ऐसे बनता है ना इमेज। आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। एक रेस को डालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरणों को डालेंगे वक्रता केंद्र से, जो कि टकराने के बाद अपने मार्ग पर क्या होती हैं? वापस ऐसे लौट जाती हैं। अगर आप इन किरणों को देखें तो ये किरणें इधर को फैल रही हैं, आगे जाने पर फैल रही हैं और पीछे जाने पर सिकुड़ रही हैं। इसका मतलब पीछे कहीं पर मिलेंगी, और जब पीछे इनको मिलाने का आप प्रयास करेंगे तो जहां पर भी ये जा करके पीछे आपको मिलेंगी, वहीं पर आपका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। बताओ कैसा बना है भाई? सीधा बना है। सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी। तो जरा देखते हैं, क्या पहले कह रहा है सीधा, तो ऑप्शन ए में भी सीधा। ओहो, सीधा सीधा सीधा, चारों में सीधा आ गया। चलिए फिर कह रहा है आभासी, आभासी, वास्तविक, वास्तविक। तो ये गलत, ये गलत। क्यों? क्योंकि अगर सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। तो इसका मतलब दोनों गलत हो जाएंगे। अब इनमें हमको छांटना है आभासी, आभासी, अभी कॉमन चल रहा है। फिर कह रहा है छोटा बड़ा। जरा बताइए, ऑब्जेक्ट इतनी छोटी है और इमेज इतनी बड़ी है, तो इमेज कैसे प्राप्त हुई? बड़ी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत। देखो, जब तक आपको ये नहीं पता हो, आप कभी इसमें सोचना कि ऐसे मतलब ऐसे नहीं, आपके पास चारों ऑप्शन में कौन से ये तो पता होना ही है, उसके अलावा 3 क्यों गलत है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप एकदम परफेक्ट बोल पाए कि हाँ मेरा लगाया गया टिक, मेरे द्वारा टिक किया गया आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण, कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, आपतित प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। कोई अवतल दर्पण है, रेस डाले, जिस रेस मतलब जिस पॉइंट से डाले उसी पॉइंट पर क्या हो गई? वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिक्षेपण कहाँ करती है, मतलब कहाँ से होकर के जाएगी, वह बिंदु का कहलाएगा। तो आपको पता है फोकस से होकर गलत, फोकस एवं ध्रुव के मध्य में गलत, वक्रता केंद्र पर सही, अनंत पर गलत। कह रहा मुख्य किरण मुख्य अक्ष का परिक्षेपण करती है कहाँ पे? अनंत, मतलब वक्रता केंद्र पर। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेंटर होता है, ऐसे लाइन बनाएंगे, यहाँ हमारे पास सी बना, यहाँ हमारे पास एफ बना। आपको पता है अगर मैं ऐसे इस पे रेस डालूंगा तो रेस जाएंगी, टकराएंगी और टकरा के रिफ्लेक्ट होकर अपने मतलब पाथ पर क्या हो जाएंगे? वापस होंगे अपने रास्ते पर वापस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे चलते भैया, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। कह रहा है एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, सुनिएगा सुनिएगा, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है। जस्ट अभी जो क्वेश्चन हम लोग पीछे किए उसी से बिल्कुल रिलेटेबल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज कर दिया, बाकी सेम वैसे ही है। दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? बिल्कुल सिंपल है भैया, ये हमारे पास बना कैसा मिरर? बोलो बोलो बोलो, ये हमारे पास बनेगा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये हमारे पास मुख्य अक्ष, यहाँ हमारे पास वक्रता केंद्र, यहाँ हमारे पास मुख्य फोकस, यहाँ हमारे पास ध्रुव बन जाएगा। कह रहा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण मैंने बनाया, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र बनाया, दर्पण से इस पर आपतित करना प्रकाश की किरणों को। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा बना सकते हैं हम लोग ताकि यहाँ पे दिखा सकूं मैं। तो यहाँ से मैंने प्रकाश किरणों को डाला, तो ये प्रकाश किरणें गई, टकराई और टकरा के अपनी मार्ग पर क्या हो गई? वापस आ गई। और भैया जब जाएंगी और टकरा कर उसी मार्ग पे वापस आएंगी तो वहां पे आई का मान भी कितना होता है? 0, और आर का मान भी कितना होता है? 0। तो कह रहा परावर्तन कोण कितना होगा? कितना होगा? तो भैया 0 होगा। जिस रास्ते से जाओ उसी रास्ते से टकरा क्या हो गए तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बातें आती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, निकट रखूंगा तो प्रतिबिंब सीधा बन जाएगा, परंतु 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 दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बन जाए। तो निकट रखूं तो सीधा और दूर रखूं तो उल्टा, तो वह दर्पण होगा उल्टा भी बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। तो भैया उल्टा सीधा सिर्फ एक के दर्पण कह सकते थे, और उस दर्पण का नाम हमारे पास क्या है? अवतल। तो इसका मतलब अवतल दर्पण कहाँ गया? ये ऑप्शन नंबर बी सही है। समतल तो हमेशा बराबर और मतलब सीधा बनता है, उत्तल हमेशा छोटा बनता है और क्या नाम से सीधा बनता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या होगा? सही क्वेश्चन होगा आंसर इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किरणों का
किरणों का एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती हैं, तो वस्तु को कहां रखें कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान हो। वाह क्या क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग लगाते हैं। कह रहा है यदि किरणों का एक अवतल दर्पण के सामने, यदि किरणों का एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित होती हैं, मतलब कि हमारे पास जो ये 15 सेंटीमीटर दिया है पता है क्या है, कह रहा है यदि किरणों का एक अवतल दर्पण के यदि किरणों का एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित करती है, मतलब सिकोड़ती हैं, तो सिकोड़ने का काम कौन दर्पण करता है, अवतल दर्पण करता है। कहाँ सिकोड़ता है, फोकस पर सिकोड़ता है। इसका मतलब ये क्या दिया गया है आपका, ये आपका दिया गया है फोकस, तो फोकस कितना दिया है, फोकस दिया भैया आपके पास में 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि तो वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु कहाँ रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब उसके आकार के समान हो, वस्तु के आकार क्या हो, समान हो। देखो दिमाग लगाना, हमारे पास ये हुआ दर्पण, ये हुआ मुख्य अक्ष, ठीक है, यहां पे हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा C, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा F, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है P। ठीक है, थोड़ा इसको बराबर करते हैं क्योंकि आपको पता है F बीचों बीच में होता है, तो ये हो गया। कह रहा है कि F का मान 15, सर आपको कैसे पता 15, वो कह रहा है कि दर्पण से जो किरणें आती हैं उसके सामने वो उनको अभिसरित करता है कितनी दूरी पर, 15, और आपको पता होना चाहिए अगर इनके सामने किरणें आएंगी तो इनके फोकस जाती है, और इसका मतलब वो कहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो कह रहा है वस्तु, अब भैया जी इसका मतलब वस्तु को यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी, तो आपको पता है ना यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, इसका R होता है, मतलब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, और वक्रता केंद्र पर रखोगे तो कैसे करेंगे, F इज इक्वल टू R बाई 2, क्या होगा, F इज इक्वल टू R बाई 2, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो R बराबर हमारे पास बन जाएगा 2F, और R इज इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है 15, तो हो जाएगा 2 गुणे 15, बोले तो कितना 30 सेंटीमीटर, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा 30 दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर। अच्छा ये भी तो कह रहा है 15-30 गलत, 15-30 का मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक नहीं, क्यों, क्योंकि भैया फिर तो छोटा बड़ा बन जाएगा, और हमें सिर्फ कैसा बनाना है, आकार के समान, तो इसका मतलब 30 पर रखेंगे, जो 30 पर रखेंगे वो किस तरह व्यवहार करेगा, वो वक्रता केंद्र की तरह व्यवहार करेगा, किसकी तरह, वक्रता केंद्र की तरह। और आपको पता है वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और मतलब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब को रखा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी का कितना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है टॉर्च, सर्च लाइट, जो पुलिस लोग लाइट, या हम रात में जो हम लोग लाइट यूज करते हैं उसको हम लोग सर्च लाइट भी बोल सकते हैं, तो टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, और वाहनों की हेडलाइटों में, जो गाड़ी वाड़ी का होता है उसका हेडलाइट में बल्ब को रखा जाता है, उसमें एक बल्ब लगी होती है ना, तो बल्ब कहां पर रखी जाती है, कह रहा है कि परावर्तक के फोकस व ध्रुव के बीच में, ओके, परावर्तक के फोकस के बहुत पास रखा जाता है, परावर्तक के फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, परावर्तक के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। दो ऑप्शन तो इनमें निहायती गलत है, लेकिन अब हमें कैसे पता, तो उसके लिए हम डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर एक दर्पण है, और ये जो दर्पण है मेरे पास, इसको मैंने कुछ इस डिजाइन का बनाया हुआ है, ये हमारे पास मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब आप जरा बताइए कि जब हम लोग कैसा दर्पण है, कह रहा है टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब को रखा जाता है। देखिए आपने क्या देखा है, आपने देखा है कि जब मैं वस्तु को दर्पण के बहुत समीप रखता हूं तो प्रतिबिंब उसका बड़ा बनता है, प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। और ऐसा कंडीशन कब आती है, ऐसी कंडीशन तब आती है जब हम दर्पण के अवतल दर्पण में उसके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं। जैसे याद करिए, ये हमारे पास बन जाता है C, यहां पर हमारे पास क्या बनता है F। तो अगर
मैं यहां पर वस्तु को रख दूं, यहां पे, कहां पर, फोकस पे, अगर मैं फोकस पर वस्तु को रखता हूं तो जरा बताइए इमेज कहां बनता है, अनंत पर जाकर के इमेज बनता था कि नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, टॉर्च की लाइट लगाएंगे। तो कह रहा है परावर्तक के फोकस व ध्रुव के बीच, अच्छा ये हमारे पास फोकस और ये हमारे पास ध्रुव, तो इनके बीच ये रहा है परावर्तक के फोकस के बहुत पास, जो हमारे पास परावर्तक है इसका फोकस इसके बहुत पास, तो भैया जी इन दोनों के आप बीच में भी रख सकते हो और इन दोनों के पास भी रख सकते हो। ओके, अब जरा दिमाग लगाते हैं। तो कह रहा है अब देखो ये तो ठीक है, फिर कह रहा है परावर्तक के फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, परावर्तक का फोकस वक्रता केंद्र के बीच, यहां पे ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है परावर्तक के वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र मतलब सिर पर, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, तो देखो हमको पता है यहां पे रखते हैं तो कंडीशन नंबर कौन सी आती है, छठवीं, और हमें प्रकाश को दूर भेजना है, दूर भेजना है, और जब प्रकाश दूर जाता है तो इसका मतलब परावर्तक के फोकस के ध्रुव, और सबसे अच्छा कौन सा होगा, दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, सबसे अच्छा कौन सा होगा, कंडीशन नंबर हमारे पास बी, परावर्तक के फोकस के बहुत पास, फोकस के बहुत पास। देखो दिमाग लगाना, अगर फोकस के बहुत पास है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को, मतलब बल्ब को आप इधर भी लगा सकते हो और इधर भी लगा सकते हो, क्योंकि इधर से भी फोकस पास है उधर से भी फोकस पास है। तो मेन कौन सा बनेगा, मेन बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। सोच लीजिए, ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि एकदम चकरा के रख देते हैं दिमाग आपका, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है बाबूआ, उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बनता है सीधा, बनता है आभासी और बनता है वस्तु से बहुत छोटा। तो यहां पर जरा देख लेते हैं, कह रहा है वक्रता केंद्र तथा, अच्छा कहां पर बनता है स्थिति, तो याद रखना ये हमारे पास होता है उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण भैया, ये हमारे पास उत्तल दर्पण, ये इसका क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष। कह रहा है प्रतिबिंब कैसा बनता है, चाहे जहां रहे, ये हमारे पास F होता है, ये हमारे पास C होता है, एक बार F पर बनता है और एक बार हमारा जो P होता है P व F के बीच बनता है, मतलब कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बना क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत। फिर कह रहा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ऑप्शन नंबर गलत। फिर कह रहा ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच, ये सही है। फिर कह रहा ध्रुव से भी बन सकता है, ध्रुव से भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ध्रुव पर कभी नहीं बन सकता, ध्रुव पर बन ही नहीं सकता। अबे ध्रुव कहाँ होता है, ध्रुव दर्पण के अंदर होता है, और अगर ध्रुव दर्पण के अंदर होगा, दर्पण के अंदर वस्तु को रखे क्या, गधा, तो यहाँ पे हमारे पास रखी जाएगी वस्तु, यहाँ पे रखी जाएगी वस्तु, तो कहाँ पर बनेगा, तो F पर, मतलब F पर या F व P के बीच में, तो ध्रुव व फोकस के बीच में, ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, अरे भैया याद कर लो, 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर बटे सेकेंड निर्वात में और वायु में, दोनों में होती, 2018 में यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 26 कह रहा उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, अरे इससे आसान सवाल क्या ही मिलेगा, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर वस्तु है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा, कहां पर बनेगा, फोकस पे, कैसा बनेगा, वास्तविक। आ जाइए, तो कह रहा वास्तविक, बिल्कुल वास्तविक। देखो 2 में लिखा है आभासी, तो इसको तो पहले ही गोली मार दो, आभासी तो कहीं मिलेगा ही नहीं, वास्तविक मिलेगा, वास्तविक मिलेगा। कह रहा है बड़ा, अरे गधा, नहीं तो बड़ा कहां, छोटा मिलता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बालिका, एक हमारे पास कोई बालिका है, मतलब झाड़ू वाड़ू अपना ली हुई है, एक बालिका झाड़ू दर्पण के सामने लेकर के बैठी है, झाड़ू को लेकर के दर्पण के सामने बैठी है। कह रहा वह देखती है कि उसका सिर वास्तविक आकार से बड़ा दिख रहा है, वास्तविक आकार से बड़ा दिख रहा है। ओके, शरीर का मध्य भाग समान, देखो तो कह रहा उसका सिर, उसका जो सिर है वो कैसा दिख रहा है, वास्तविक आकार से बड़ा दिख रहा है। फिर कह रहा है उसका शरीर का जो मध्य भाग है वो कैसा दिख रहा है, समान आकार का दिख रहा है, और उसका जो पैर है वो वास्तविक आकार से क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो कह रहा है झाड़ू दर्पण में विभिन्न दर्पणों के संयोजन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर, मतलब वही जो बालिका बैठी हुई है झाड़ू लेकर के, वो जो बालिका बैठी हुई है, ये बताइए उसके सामने जो प्लेट बन रही है उसमें कौन कौन सा दर्पण लगा है, जरा समझते हैं फिर से। देखिए
हमारे पास कह रहा है कि यहां पे मान लो कोई लड़की है, ठीक है, ये हमारे पास मान लो कोई लड़की है, कह रहा है कि ये कोई लड़की है, कोई गर्ल्स है और वो किसी दर्पण के सामने बैठी है। तो यहां पे हमारे पास दर्पण हो गया। अब सुनो, कह रहा है उसका सिर्फ वास्तविक आकार से बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब इमेज बड़ी बनी। और इमेज बड़ी बना कौन सकता है? इमेज बड़ी सिर्फ अवतल दर्पण बना सकता है। इसका मतलब पहला दर्पण कौन सा होगा? अवतल। ऊपर का दर्पण पहले कौन सा होगा? अवतल। फिर कह रहा है शरीर का मध्य भाग समान आकार का, तो समान आकार हमेशा किस में बनता है? समतल में। तो इसका मतलब दूसरा वाला कौन सा दर्पण हो जाएगा हमारे पास? पहला हो जाएगा हमारे पास अवतल और दूसरा वाला हमारे पास कौन हो जाएगा? समतल हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया? समतल। तो ये हमारे पास समतल हो गया। फिर कह रहा है तथा वास्तविक आकार से छोटा। जब आप बहुत पास में होते हैं तो इमेज छोटी बनती है, ठीक है, वास्तविक का मतलब छोटा ही बनता है। तो वो किस में होता है? सिर्फ उत्तल दर्पण में होता है। तो इसका मतलब जो नीचे वाला दर्पण होगा वो हमारे पास कैसा होगा? वो हमारे पास कैसा होगा? उत्तल होगा। अब क्या कह रहा है? तो दर्पण तो कहां से? नीचे से नीचे की ओर, सॉरी ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन होगा? अवतल, फिर समतल, फिर उत्तल। तो सबसे पहले समतल, उत्तल, गलत। ये तो तीनों गलत हो जाएंगे। पहली बात तो हमारे पास, ठीक है, ये नहीं वाला नहीं होगा, ये सब क्या हो जाएंगे? गलत। तो पहला कौन सा आया? उत्तल, दूसरा समतल और तीसरा कौन सा आएगा? उत्तल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। भैया ये निकालते हैं, अवतल दर्पण है, ठीक है। अब अवतल दर्पण है तो इसका पहली बात तो हमें जो जो वैल्यू दी गई है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या दिया है, ठीक है। ये एक टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में लगवा रखे हैं, हालांकि फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। कह रहा है दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका मतलब u की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर, और u हमेशा क्या होता है? माइनस। कह रहा है यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब f का मान हमारे पास कितना हो गया? यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो गया, और f का मान क्या होगा? माइनस, क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा। तो कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? मतलब कि v कहां पर बनेगा? और आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा? चलिए निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। यहां से आपको पता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है हमारे पास? 1/f इज इक्वल टू 1/v, और प्लस में क्या होता है हमारे पास? 1/u। ये हमारा फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र होता है। f का मान 30 है माइनस में, तो यहां पर मैंने रखा माइनस का 30 इज इक्वल टू 1/v। v का मतलब कितना दिया है? ओहो, v तो निकालना है, तो यहां पर हमारे पास आएगा v, प्लस है तो प्लस लगाइए 1/u। u का मान कितना है हमारे पास? माइनस का 15, तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 15 ब्रैकेट में, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 1/- माइनस का 30, और बराबर का यहाँ पर बनेगा 1/v। माइनस का 15 है तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस 1/15। इधर को बुला लेंगे, प्लस का बन जाएगा, तो हो जाएगा 1/ माइनस का 30, माइनस किधर आएगा तो प्लस का 1/ कितना? 15, और बराबर कितना बनेगा? 1/v बन जाएगा। सॉल्व कर लो। 30 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30 ही तो आएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 30 आ गया। 30 एकम माइनस 1, 15 दूनी प्लस 2 बराबर कितना? 1/v। 2 में से 1 जाएगा, कितना बनेगा? 1/30 बराबर 1/v, और v बराबर कितना बनेगा? 30 बनेगा सेंटीमीटर में। इसका मतलब कहाँ पर बनेगा? 30 पर बनेगा। और कैसा बनेगा? प्रकृति तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। प्रकृति कैसी बनेगी भैया? आभासी बनेगी। क्यों आभासी बनेगी? क्योंकि v का मान प्लस में आया है, और v का मतलब प्लस का मतलब आभासी होता है, ठीक है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, तो दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। भैया ना इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आपको करना है। ये क्वेश्चन आपका है HW, इसको आपको होमवर्क में करना है, सेम क्वेश्चन है। फिर कह रहा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सुनो, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण में, चलिए उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। हट जाओ भाई, हटो। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी, प्लस में सर माइनस में प्लस में आएगी,
क्यों आएगी? क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो u का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर ही दिया है, बट u क्या होता है? माइनस, क्योंकि u तो हमेशा ही माइनस होता है। तो क्या प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? v का मान निकालना है। निकाल दें? निकाल दीजिए सर। चलिए, तो यहां पे इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में कर देंगे, इसे कर देते हैं। अच्छा, 1/f इज इक्वल टू 1/v, और माइनस का 1/ क्या हो जाएगा? ओह सॉरी, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वो लेंस का फॉर्मूला था। 1/f, f का मान कितना है? 20, तो इधर को हमने रख दिया 20 बराबर 1/v, v का मान निकालना है, प्लस से प्लस लगा दीजिए, 1/u, u का मान कितना है? माइनस का 20 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 20। इधर को बुलाएंगे, प्लस का 20 हो जाएगा, तो कुल मिला क्या हो जाएगा? 2/20 आ जाएगा बराबर 1/v आएगा। सॉल्व कर लोगे तो v बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? v बराबर आएगा भैया 10। कौन सा है? 10 सेंटीमीटर दूर पर दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कह रहा है एक 10 मिलीमीटर लंबी आल्पीन को एक अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखा गया है। इस आल्पीन का एक 5 मिलीमीटर लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी भैया ना ना ना, ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा। सारे क्वेश्चन वही है। दर्पण सूत्र भी लगा सकते हैं आप लोग। क्या निकालना है? कह रहा है फोकस, सिर्फ दर्पण सूत्र लगा दीजिएगा, आ जाएगा। और जो ना दिया हो तो आप आवर्धन का भी सूत्र यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी भैया आपका HW है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैं क्यों स्किप कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं। ऐसे सारे क्वेश्चन हमने एक मैंने क्लास ली है दर्पण सूत्र पर, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, तो इसका थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा, देखो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है m इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है भैया? प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे में, ये क्या हो रहा है? हाँ, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में हमारे पास क्या आता है? बटे में हमारे पास आता है वस्तु की लंबाई। हाँ, वस्तु की लंबाई। दिमाग लगाते हैं। तो कह रहा है एक से अधिक होगा, एक से कम होगा, एक के बराबर होगा, एक से अधिक या कम क्या होगा देखते हैं। तो कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा, दिमाग लगाना, उत्तल दर्पण, सॉरी ये हमने यहाँ पे उत्तल दर्पण बनाया, और जब आप उत्तल दर्पण बनाते हैं तो ये हमने इस पे पॉलिश कर दिया ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे वस्तु को रखेंगे मुख्य अक्ष पर, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गया, वस्तु को रखेंगे। एक बात आपको हमेशा से पता है, चाहे मैं वस्तु को अनंत पे रखूं और चाहे अनंत व फोकस ध्रुव के बीच में रखूं, जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो हमेशा छोटा बनता है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? कम, और वस्तु क्या होगी? ज्यादा। और आपको एक बात पता होगी, अगर कम मतलब छोटी और ज्यादा मतलब बड़ा, कम संख्या को बड़ी संख्या से भाग दोगे तो हमेशा मान कितना आएगा? एक से कम ही तो आएगा ना। इसका मतलब क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक से कम, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अच्छा, एक के बराबर किस में होता है? समतल दर्पण में भी होता है और अवतल दर्पण में भी होता है, वक्रता केंद्र वाला। एक से अधिक किस में होता है? सिर्फ अवतल दर्पण में होता है। एक से अधिक या कम ये तो हो नहीं सकता, ये भी अवतल दर्पण के लिए लागू हो सकता है। अच्छा, फिर कह रहा है सूची 1 में दिए गए बिंदु का सूची 2 में दिए गए उनकी परिभाषा से मिलाए। ओ भैया परिभाषा निकालनी हो, परिभाषा देखो, कह रहा है दर्पण का ध्रुव, अब इसे पढ़ते हैं। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी, गलत। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दर्पण का ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को, मतलब मध्य बिंदु, मतलब केंद्र बिंदु को। तो इसका मतलब ए कहां जाएगा? ए जाएगा 4 में। A4, A1, A2 भैया ये सही होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ वही सही है। A4 होगा, हाँ A4 अभी और किसी में होता तो हमें मिलाने की आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप मिला लेना। ठीक है, फिर कह रहा है फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है, F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर सी सूत्र है भैया, तो यूज किया हम लोगों ने। अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या दर्पण की हमारे पास कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, मतलब कि R इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? भैया फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24, 24 कहाँ है? ये माइनस में 24। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अवतल दर्पण माइनस में होगा। ऑप्शन नंबर सी 2016 और 17 में क्वेश्चन आ गया है। आप सोचिए ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं 34 पर। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी?
ना HWA सब करिएगा। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, अबे भैया F बराबर R/2। एक अवतल दर्पण की वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। चलो इसे कर लेते। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा, सीधा बनाना है और बड़ा बनाना है। तो सीधा तो ठीक है, सीधा तो बन जाता है मान लो उत्तल में भी और समतल में भी, लेकिन जब बड़ा प्रतिबिंब का नाम ले लेगा तो याद रखना बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल में ही प्राप्त होता है। तो बनाने के लिए रखना होगा। अब अवतल में कहाँ रखना होगा? तो कह रहा है वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर। गलत, क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र सी पर रखोगे तो इमेज बराबर प्राप्त होती है, गलत हो जाएगा। दर्पण के फोकस बिंदु F पर, हाँ अगर F पर आप रखोगे तो सही हो सकता है, तो इसको भी मैं सही मान रहा हूं, हालांकि मैं आगे ही पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। कह रहा है दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस बिंदु F के बीच में, ये भी यार सही है, ठीक है, इसको भी हम लोग अभी सही मान लेते हैं। फिर कह रहा है दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच में, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैसा बनाना है हमको? सीधा बनाना है। हो देखो, सीधा बनाना है और बड़ा बनाना है। तो देखिए यहां पर बनेगा उल्टा, ठीक है, यहां पर कैसा बनता है? उल्टा, तो ये हो जाएगा गलत। फिर कह रहा है फोकस बिंदु F के बीच दर्पण के वक्रता केंद्र सी, तो इसमें भी कैसा बनता है? उल्टा, तो सीधा बनाना, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। और कह रहा है कि सीधा बना, तो सीधा से छठवीं कंडीशन, मतलब कि P व F के बीच, मतलब कि ध्रुव व F के बीच। देखो 2019 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, रट डालो, बहुत आता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? अनंत होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है, ACD गलत है। 2014 नहीं, पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन आता है, कह रहा है किसी अवतल दर्पण, ठीक है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, अवतल दर्पण में आभासी, आभासी नाम लिया तो कंडीशन नंबर कौन सी? छठवीं। सीधा तथा आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा, और छठवीं कंडीशन में बड़ा ही बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? छठवीं कंडीशन, जब वस्तु P व F के बीच में हो। तो कह रहा है ध्रुव व फोकस के बीच में हो, सही है। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, गलत है। वक्रता केंद्र पर, गलत है। वक्रता केंद्र से पीछे, गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। 2017 और 2019 दो बार क्वेश्चन आ चुका है। संयुग्मी फोकस केवल संभव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुग्मी फोकस, कंजुगेट पॉइंट, किसमें संभव होता है? ठीक है, कह रहा है उत्तल दर्पण में, गलत है। अवतल दर्पण में सही है। समतल दर्पण में गलत है। साधारण कांच में पक्का गलत है। 2000 आया हुआ है 12 में। ये क्या होता है भैया? संयुग्मी फोकस, सुनना ध्यान से। संयुग्मी फोकस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है A और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट क्या है? B। अब अगर मैं पॉइंट A पर एक वस्तु को रखूं, दिमाग लगाना, अगर पॉइंट A पर मान लो मैं किसी वस्तु को रखता हूं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, पॉइंट A पर मान लीजिए मैं किसी वस्तु को रखता हूं, तो इसका जो इमेज है वो हमें कहाँ प्राप्त हो जाए? वो हमें कहाँ प्राप्त हो जाए? वो हमें प्राप्त हो जाए B पर। अगर A पॉइंट का इमेज हमको B पर प्राप्त हो और B पॉइंट का इमेज हमको A पर प्राप्त हो, तो इन बिंदुओं को हम लोग बोलते हैं संयुग्मी बिंदु। क्या बोलते हैं? संयुग्मी बिंदु बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले संयुग्मी बिंदु क्या होता है, तो यदि जहां पे हमारे पास वस्तु, दर्पण की बात कर रहा हूं, वैसे संयुग्मी बिंदु और भी जगहों पर हम बात कर सकते हैं ना, तो ये दर्पण है तो हम दर्पण की बात करेंगे। तो संयुग्मी बिंदु का मतलब है कि जहां पर वस्तु, जैसे यहां पे वस्तु है तो यहां पर इमेज बना, तो मैं क्या करूं? वस्तु को इमेज की जगह पे रख दूं, वस्तु को इमेज की जगह पे रख दूं तो इमेज वस्तु की जगह पर चली जाए। और ऐसा केवल किसमें होता है? अवतल दर्पण में होता है। और अवतल दर्पण में क्यों होता है? सिंपल जवाब है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो ऐसा तभी तो हो पाएगा। अब आभासी बना इमेज, तो तुम क्या अंदर, अगर इमेज बनेगा अंदर, दर्पण के अंदर इमेज आभासी बनता है, तो तुम अंदर जाके वस्तु रख पाओ क्या? नहीं। तो चाहे समतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पणों में जो संयुग्मी बिंदु होता है वो नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि उसमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे पास अवतल दर्पण से हो, क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 42 क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। क्या दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर,
गलत, बराबर बनता है। दर्पण के फोकस बिंदु F पर, सही बात है, फोकस पर रखोगे तो बड़ा बनता है। कह रहा है दर्पण की वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में, C से F की तरफ अगर आप आएंगे तब भी आपको बड़ा मिल सकता है, सही बात है। कह रहा है दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच में, कंडीशन नंबर 6वीं गलत है। कैसा मिलना चाहिए? वस्तु, अच्छा सीधा मिलना चाहिए, सीधा, हाँ, तो सीधा भी ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये सब गलत हो जाएंगे और ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि 6वीं नंबर कंडीशन है और 6वीं नंबर कंडीशन में आभासी बनता है। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, लो आभासी कह दिया तो सीधा ही होगा और आवर्धित तो होता ही है। तो कहाँ था ये सभी क्वेश्चन लोग कर क्या रहे हैं, है ना? ठीक है, क्या दर्पण व फोकस के बीच, ध्रुव फोकस के बीच, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्रुव फोकस के बीच, फोकस वक्रता केंद्र गलत है, वक्रता केंद्र गलत है, वक्रता के पीछे गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आवर्धन होता है, समतल दर्पण द्वारा। तो याद करिए, मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया, m बराबर हमारे पास क्या होता है? m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और अपॉन में क्या होता है हमारे पास? अपॉन में भैया जी होता है हमारे पास वस्तु की लंबाई। तो एक होता है प्रतिबिंब की लंबाई और एक होता है वस्तु की लंबाई। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है और जो वस्तु की लंबाई है दोनों बराबर हो जाएं। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण बोल रहा है ना, तो समतल दर्पण में वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई मान लो जो भी है, मान लो मैंने माना आई डैश है और वस्तु की लंबाई क्या है? ओ डैश है। अगर मान लो ओ डैश मतलब वस्तु की लंबाई और आई डैश आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई डैश अपन, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, तो ये भी आई डैश, या उसकी जगह पर ये लिख दो, कुछ भी कर दो, चेंज कर लेना। तो ये काट डालेंगे तो काटो कितना आएगा? एक ही तो आएगा। तो कितना आएगा हमारे पास? एक से कम नहीं, एक से अनंत, तो एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा? सही होगा। आगे आते हैं। आगे कह रहा है अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का प्राप्त होता है? दर्पण कौन सा है? उत्तल है। कहां पे रखा है? अनंत और ध्रुव के बीच में। दो ही कंडीशन बनती है, पहली अनंत पे, दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में। दूसरी कंडीशन की बात कर रहा है, रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है? तो P और उसके F के बीच में, P और F के बीच में। दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं उल्टा। बाबूजी आभासी होगा तो उल्टा नहीं होगा, आभासी होगा तो क्या होगा? सीधा होगा। दर्पण के सामने वास्तविक तो बिल्कुल नहीं होगा, दर्पण के सामने गलत, दर्पण के सामने बनता ही नहीं है, पीछे बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है उत्तल दर्पण में, भैया हमेशा आभासी बनता है, हमेशा। तो आभासी एवं सीधा, आभासी होगा सीधा होगा, आभासी उल्टा कभी नहीं हो सकता, वास्तविक व उल्टा हो सकता है बट बनता नहीं है, वास्तविक व सीधा ये तो आपस में गलत कंडीशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, तो F का मान 10 है और U कहां पे 20, तो मतलब कि फोकस के कहां रखी है? बाहर रखी है। तो अगर फोकस के बाहर रखेगी तो दर्पण के पीछे बनेगा, गलत। दर्पण कहां बनेगा? आगे बनेगा। दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा। एक मिनट देख लो ध्यान से, F का मान कितना है? 10 है भैया। F का मान कितना है हमारे पास? 10 है और अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, तो इसका मतलब कि U का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। F का मान 10, U का मान 20, बाहर रखी है। तो कह रहा है कि तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे छठी में बनता है, गलत बात है। दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, ये भी निकालना पड़ेगा फिर तो। और कह रहा है दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच, गलत, ये भी गलत। फोकस पर बनेगा, नहीं फोकस पर नहीं बनेगा। दर्पण की वक्रता केंद्र, हाँ यहां पर बन सकता है। F का मान 10 दिया है ना, आप R का मान निकालिए। तो F बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? F बराबर R/2। अब F इज इक्वल टू, R का मान निकालें यहाँ से, F का मान 10 रख दीजिए, ये हो गया 10, बराबर क्या हो जाएगा? R/2। तो R बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। अब अगर V का मान निकालोगे तुम, जरा V का मान निकाल लीजिए। तो V का मान अगर आप निकालेंगे तो लगभग इसी के आंसर बराबर आएगा, मतलब उसके कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, एक बार लगा लीजिएगा, सवाल चेक कर लीजिएगा, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48,
किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है? हमेशा आभासी किसमें? उत्तल में। किसमें बनता है? उत्तल में। समतल में बराबर बनता है, अवतल में छोटा बड़ा दोनों बनता है, किसी भी में। ये तो पूरा गलत है, 2015-11 में। और उत्तल दर्पण होगा भैया, उत्तल दर्पण में। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? ये 2017 में नहीं, 2017 में भी आया था, 24 में भी आया था और 25 में भी क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? कह रहा है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। अब देखो बात को समझना ध्यान से। हमारे पास ये एक दर्पण है समतल, हमारे पास ये एक दर्पण है, ऐसे नहीं, एक दर्पण है, जिसमें इमेज कब बनेगी? इसका जैसे इसके सामने वस्तु को रखा जाता है जिसकी इमेज बनती है। ठीक बात है, ओके। अगर मैं यहां पर बात करूं अवतल दर्पण की, तो ये हमारे पास अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का जो ये वाला पार्ट है, ये इसमें भी क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन अगर मैं उत्तल की बात करूं तो देखो उत्तल लगभग इतना पार्ट कवर करेगा, मतलब यहां पर भी कोई वस्तु रखोगे तब भी उसकी इमेज बन जाएगी। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है? सबसे ज्यादा एरिया किसका है? उत्तल दर्पण का। तो इसलिए सबसे ज्यादा आंसर इसका सबसे सही कौन होगा? उत्तल दर्पण से होगा। याद रख लो, याद बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। हमने आपको यहाँ पे लगभग 48-49 क्वेश्चन जो भी थे हमने आपको कराए PYQ के रूप में, और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। तो आप सभी बच्चे जरूर जुड़िएगा, और अगर आपको लाइव क्लास की आवश्यकता हो तो आप बताना कि हाँ सर हम लोग लाइव भी पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपका एक टाइम शेड्यूल कर दूंगा और प्रॉपर उसी टाइम पे मैं आपकी क्लास शाम को लाइव लिया करूंगा। ओके, चलते हैं, तो मिलते हैं आप सभी से। आप सभी बच्चों को सत श्री अकाल, रात्रि, शुभ रात्रि, मतलब क्योंकि अभी तो यहाँ पे रात ही हो रही है, बट अभी आप वीडियो कब देख रहे हैं, दिन में या कब, वो एक अलग बात है। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और इस चीजों को रिवीजन करते रहिए। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करिएगा। आपने क्लास में क्या नया सीखा, ऐसा कौन सा नया क्वेश्चन आपको मिला, आप उसके बारे में बताइएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत काम का होता है। चलिए मिलते हैं आपसे सभी बच्चों से नई क्लास में। तब तक आप सभी बच्चों को जय हिंद, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहना भैया। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है। ठीक है, बाय बाय।